दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और हम आज लिटिल एंडियन और बिग एंडियन सिस्टम के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि एंडियननेस एक प्रोसेसर का क्या है, प्रोसेसर में एंडियननेस का क्या महत्व होता है। उसके बाद कोशिश करेंगे जो एंडियननेस के सिस्टम्स होते हैं, लिटिल एंडियन सिस्टम और बिग एंडियन सिस्टम क्या होता है, और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो उसमें हमको क्या इश्यूज आ सकते हैं प्रोग्राम को लिखने में, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में। और एक एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे नेटवर्क के फील्ड में। जब नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं और स्पेशली लाइनक्स यूज़र स्पेस में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इश्यू आ सकता है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा जो हम लाइव कोडिंग करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये समस्या है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है लाइनक्स प्लेटफॉर्म में। सो अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए आराम रहेगा कि आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। उसके बाद जैसे मैं अपने क्लास में हमेशा बताता हूँ कि हम कर्नल का भी एक एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे। तो कर्नल का जो उदाहरण होगा उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर एंडियननेस का यूज़ होता है, तो हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लाइव डेमो कोड किया जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो कोडिंग करते हैं लिटिल एंडियन और बिग एंडियन में तो किस तरह की समस्या आ सकती है। तो ये कोडिंग स्क्रैच से करेंगे स्टार्टिंग से, और एक ट्रिकी कोड दिया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या इश्यूज़ होता है। आप यूनियन यूज़ करेंगे और एंडियननेस जो प्रोसेसर का होता है तो उसको देखेंगे। उसके बेसिस में आपको ये समझ में आएगा कि कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो हमें उसका प्रोग्रामिंग में कैसे ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एंडियननेस ऑफ अ प्रोसेसर। अब समझ लीजिए आप एक प्रोग्राम रन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको जनरली सी कोडिंग करते हैं तो आप उसको कंपाइल कर लेंगे और रन कर लेंगे। सो बहुत सारे कोड में जनरली कोई इश्यू नहीं आता है, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि जो प्रोसेसर होता है, जो सीपीयू होता है, जब वो मेमोरी को, रैम को एक्सेस करता है, उसको जब पढ़ता है तो पढ़ने का एक ऑर्डर होता है, नीचे के एड्रेस से या ऊपर के एड्रेस से। तो जब भी हम कुछ पढ़ेंगे मेमोरी में, सो सीपीयू क्या होता है, जो प्रोसेसर और मेमोरी से सपोज उसको इंटीजर 4 बाइट लेना है एक साथ, तो 4 बाइट अगर लेना है तो उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने का एक ऑर्डर होता है। सो जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे आप देखेंगे कि इंटेल प्रोसेसर्स जो हैं, इंटेल कंपनी के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो लिटिल एंडियन आते हैं, क्योंकि वो एक तरह से मेमोरी को पढ़ते हैं या लिखते हैं। दूसरे प्रकार के जो कंपनीज़ होते हैं वो दूसरे अलग डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन में उसको, विपरीत दिशा में उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं बिग इंडियन सिस्टम्स। सो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन ये दो अलग प्रकार के एक्सेस पैटर्न, किस तरह से हम उसको मेमोरी को पहुंच सकते हैं और उसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सो 2 प्रकार का आपको एग्जांपल दिखाई देगा इस स्लाइड में। सो इंटेल प्रोसेसर जो होता है वो लिटिल एंडियन सिस्टम फॉलो करता है, और जो आर्म कंपनी या आर्म कंपनी के प्रोसेसर हैं या पावर पीसी आर्किटेक्चर होता है कई सीपीयू का, तो वो लोग बिग एंडियन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार हमें ये समझने की क्यों दरकार है कि प्रोसेसर किस तरह से मेमोरी को एक्सेस करेगा तो हमारे प्रोग्राम में उसका क्या असर पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन है या iOS का फ़ोन है, और आप हमारे सैन फाउंड्री वेबसाइट जा रहे हैं। तो सैन फाउंड्री वेबसाइट तो क्लाउड में है और वो कोई स्पेसिफिक सर्वर पर होगा, मान लीजिए वो इंटेल सर्वर पर रन कर रहा है, इंटेल के प्रोसेसर पर। आपने iOS लिया, iOS आईफोन का जो सीपीयू होगा, हमें ये नहीं मालूम कि वो स्मॉल इंडियन है कि बिग इंडियन है, आर्म प्रोसेसर है कि इंटेल प्रोसेसर है कि एप्पल का खुद का प्रोसेसर है उसमें सीपीयू है ना। तो अब आप अपने कंप्यूटर और आप अपने मोबाइल से उसको हमारे वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो क्या होता है कि 2 अलग अलग अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं तो इश्यूज आ सकता है डेटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब प्रोग्राम लिखते हैं उसका क्या असर पड़ता है, क्या हमने एंडियननेस की तरफ ध्यान दिया है कि नहीं।
अगर दिया है तो आपका प्रोग्राम रन करेगा, नहीं दिया है तो आपका प्रोग्राम में कुछ करप्शन आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी बताने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिटिल एंडियन सिस्टम होता क्या है और बिग एंडियन सिस्टम होता क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि सब मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल x है और x का वैल्यू मैंने हेक्साडेसिमल लिखा है AABBCCDD, मतलब उसका जो बाइट है ये एक बाइट हो गया, ये दूसरा बाइट BB, फिर CC, फिर DD। जब इसको हम मेमोरी में देखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो हम एक मेमोरी डायग्राम से इसको समझने की अब कोशिश करेंगे। ये अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको समझना कि किस तरह से प्रोसेसर्स होते हैं जो CPU होते हैं एक्सेस करते हैं, है ना। तो हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा कि एक इंटीजर x है और इस x को हम जैसे AABBCC और DD ये आपको हेक्साडेसिमल में लिखा है ताकि हमको आसानी से इसको मेमोरी में ढालने में आसानी रहे। तो अगर इसका हम मेमोरी में डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, मेमोरी में डायग्राम का मतलब ये हुआ कि आप देखिएगा कि जो रैम मेमोरी होता है आपका, है ना। मान लीजिए ये आपका मेमोरी लोकेशन है, ये मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। मान लीजिए ये अपना टोटल में 4 बाइट है। ABBCCDD। अब हमको ये समझना है कि जनरली हम जब भी डायग्राम बनाते हैं अपने नोटबुक में या कहीं भी, तो मेमोरी यहाँ से लेफ़्ट से राइट बढ़ते जाता है मेमोरी एड्रेस। तो इसको आप मान के चलिए कि ये लोअर मेमोरी एड्रेस हो गया और ये मान के चलिए कि सपोज ये हायर मेमोरी एड्रेस हो गया। ये खाली समझने के लिए है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो इंटीजर x है ये मेमोरी में किस तरह से लिखा जाएगा। हमने यहाँ 4 बाइट का जगह बनाया है, ठीक है। आप देखेंगे ये टोटली 4 बाइट है, यहाँ से लेकर के ये पूरा 4 बाइट हो गया, ठीक है। तो पहले इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेमोरी है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये जो डेटा है इंटीजर ये कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। आपको ये समझना है कि जो DD है और जो AA है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम कभी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर फंडामेंटल की किताबें पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जिसको हम LSB बोलते हैं, है ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इस एग्जांपल में क्या हुआ, AABBCCDD, तो ऑब्वियसली वो DD हुआ। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट DD है। सिमिलरली मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट वो हुआ AA। आप देखिएगा जब हम इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं तो DD हुआ LSB और A हुआ MSB। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जब इसको हम मेमोरी में लिखेंगे, हम मतलब जो प्रोसेसर है इंटेल प्रोसेसर लिटिल एंडियन को फॉलो करता है। आपको LLL याद रखना पड़ेगा। ट्रिपल क्या मतलब हुआ, LLL का मतलब हुआ कि लिटिल एंडियन सिस्टम में, जो लिटिल एंडियन सिस्टम है उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोअर एड्रेस पे रहता है। लिटिल एंडियन लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोअर एड्रेस, LLL। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या हुआ, DD हुआ। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर आप देखेंगे लोअर एड्रेस, लिटिल एंडियन में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट DD, ये लोअर एड्रेस में रहेगा। तो DD उसके बाद फिर आ जाएगा अपना CC, फिर यहाँ आ जाएगा BB और यहाँ पे आ जाएगा A। इस तरह से अगर आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से इसको समझने में मतलब आसान रहेगा, काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। लिटिल एंडियन सिस्टम में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोअर एड्रेस और लोएस्ट एड्रेस में रहेगा अगर हम इस टोटली 4 बाइट्स को कंसीडर करते हैं। देखिए अभी आप टोटल खाली 4 बाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर क्या होता है, 4 बाइट मेमोरी लोकेशन होता है। अब इसी का आप उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सेम चीज़ को हमको अगर लिखना है दूसरे फॉर्म में, दूसरा फॉर्म का मतलब अब रिवर्स हो गया, वो हो गया अपना बिग एंडियन सिस्टम, है ना। अगर हम बिग एंडियन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम बस उल्टा हो जाएगा हमारे लिए। तो बिग एंडियन अगर आप देखते हैं इसमें, तो इसमें
ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इन बिग एंडियन सिस्टम। बिग एंडियन में उल्टा होता है। सो बिग एंडियन सिस्टम में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो हायर एड्रेस पे होता है या हाईएस्ट एड्रेस पे होता है। सो इस एग्जांपल में आप देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या हुआ, डी हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट हुआ ए हुआ। सो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो हाईएस्ट एड्रेस पे रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, यहाँ पर सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो ये समझना आसान हो जाता है अगर आप इसको इस तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपना आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब कि अब आपको इसको बनाने के लिए इजी हो जाएगा। आप इसको ले करके आराम के साथ, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पे आप मान के चलिए यहाँ पे आ जाएगा डी और ये ए इधर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, सब अपना जगह चेंज कर लेंगे। यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे बी आ गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जिस ऑर्डर में लिखा है ये ए बी सी डी, मेमोरी में भी उसी ऑर्डर में वो आएगा। तो इस तरह से आप लिटिल एंडियन और बिग एंडियन सिस्टम को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रिपल एल का मतलब लिटिल एंडियन सिस्टम में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोएस्ट एड्रेस पे रहता है और बिग एंडियन सिस्टम में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हायर या हाईएस्ट एड्रेस पे रहता है। जब हम इस तरह से बातें करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इंटीजर, वो पर्टिकुलर डेटा टाइप या वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी तो बहुत बड़ा होता है, तो हम पूरे मेमोरी के बारे में बात नहीं करते। अगर आपके पास एक डेटा है जो 1 बाइट से ज़्यादा है, जैसे 1 बाइट से ज़्यादा मतलब इंटीजर हुआ 1 बाइट से ज़्यादा। और कौन सा डेटा 1 बाइट से ज़्यादा हो सकता है, अगर आपके प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे, जैसे आपको प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको देखना है कि हमको और कोई और हो जो 1 बाइट से ज़्यादा हो, है ना। तो प्रोग्रामिंग में आप देखिएगा इंटीजर के अलावा और क्या आ सकता है, शॉर्ट डेटा टाइप, क्योंकि शॉर्ट डेटा टाइप क्या होता है, वो 2 बाइट्स होता है। लॉन्ग डेटा टाइप भी होता है। अब लॉन्ग डेटा टाइप को लिखेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अनुसार या तो वो 8 बाइट होगा या फिर वो, अगर 64 बिट सिस्टम है तो 8 बाइट होगा, अगर 32 बिट सिस्टम है तो 4 बाइट होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी मल्टी बाइट सीक्वेंस, मतलब कोई भी डेटा टाइप जिसमें एक से ज़्यादा बाइट यूज़ होता है, जब हम इसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, हम मतलब प्रोसेसर जो CPU होता है, तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिस में या तो लोअर से हायर मेमोरी एड्रेस की तरफ या हायर से लोअर मेमोरी एड्रेस की तरफ वो स्टोर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आ गया होगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या हमको हर बार इस प्रकार की प्रोग्रामिंग परिस्थितियों में इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप में इसका ध्यान रखा जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली ये कंपाइलर कंपाइल भी कर लेगा, रन भी कर देगा, हमें इसको कोई इशू नहीं रहेगा। जनरली क्या होता है कि ये जो मेमोरी आर्किटेक्चर के बारे में बातें करते हैं ना, ये अगर आप एक ही कंप्यूटर में रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, मान लीजिए वो लिटिल एंडियन इंटेल का CPU है, या फिर वो समझ लीजिए कि आपका मैक पावर PC CPU है, या स्पेसिफिक ARM प्रोसेसर है, अगर एक ही प्रोग्राम को उसी सिस्टम में रन कर रहे हैं तो हमें जनरली ये सब का ध्यान रखने की दरकार नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं या नेटवर्क में भेजते हैं या अपने कंप्यूटर से इसको मॉनिटर में भेजते हैं या किसी ड्राइवर के थ्रू भेजते हैं, तो आपको ये सब बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो आपका डाटा जो है, जो आप लिख रहे हैं, वो दूसरे दिशा में चला जाएगा, लेकिन जब दूसरे मशीन में जाएगा तो उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब उसको जिस तरह समझना है वो कहीं उल्टा ना हो जाए। उल्टा हो गया तो फिर आपका प्रोग्राम काम नहीं करता है। तो हमें ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये तो अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि लिटिल एंडियन सिस्टम और बिग एंडियन सिस्टम एक्चुअली किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। अब मैं भी बता रहा था पोर्टेबिलिटी के बारे में, मतलब आप प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो क्या सही में जानना ज़रूरी है। तो अगर आप एक ही सिस्टम में उस प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को उसी में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की दरकार है कि आपको इश्यूज़ नहीं आता है।
क्यों नहीं आता है? मोस्टली क्योंकि उसी प्रोग्राम में रन कर रहे हैं, उसी सिस्टम में रन कर रहे हैं, सेम CPU है। जब तक आप उस डेटा को कोई दूसरे हार्डवेयर में ना डालें, दूसरा हार्डवेयर मतलब मॉनिटर भी हो सकता है क्योंकि आप मॉनिटर में लिखेंगे, वो आपका डिवाइस ड्राइवर भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर में लिखेंगे, या फिर वो आपका नेटवर्क में भी हो सकता है। जब आप दूसरे हार्डवेयर में डालते हैं उसको या दूसरे सिस्टम में डालते हैं तो उस केस में आपको समस्या आ सकती है ना। तो हमको इसका ध्यान रखना है कि आप सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है, आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दूसरे कंप्यूटर में उस डेटा को डाल रहे हो, मतलब भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो। जब आप सेंड करते हैं तो अगर आर्किटेक्चर दोनों का सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम समझते हैं, है ना। क्योंकि इंटेल से इंटेल चला गया या फिर ARM प्रोसेसर से ARM प्रोसेसर 2 चले गए तो दोनों का सेम आर्किटेक्चर, तो प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। दूसरा, अगर आपका जो मेन सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है दो अलग अलग आर्किटेक्चर है, जहाँ से आप भेज रहे हैं जहाँ वो पहुँच रहा है दोनों अलग अलग हो गए, इंटेल से ARM में, ARM से इंटेल में, आप लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप में, तो हमको ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हो तो लाखों डिवाइसेस होते हैं, लाखों कंप्यूटर, लाखों मोबाइल फ़ोन, सब अलग अलग आर्किटेक्चर, सेम आर्किटेक्चर हो सकते हैं। सो जनरली क्या होता है कि इस समय हमको रियली ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन से आर्किटेक्चर में हैं और आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सो जनरली सब प्लेटफॉर्म में, अगर आप लाइनक्स में कोडिंग कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप विंडोज़ में कोडिंग कर रहे हैं, जब भी आप कोडिंग करते हैं और जब भेजते हैं अपना जो डेटा है उसको दूसरे सिस्टम में भेजते हैं, स्पेशली नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, सो APIs, बहुत सारे APIs जो रहते हैं, बहुत सारे कॉल्स, फंक्शन कॉल्स, सिस्टम कॉल्स, लाइब्रेरी कॉल्स, APIs रहते हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है। उसको आप यूज़ करके आप नेटवर्क इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप आराम से उसको कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। सो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, है ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो सकते हैं तो हमको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कहाँ पे NDNS के इश्यूज आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमको जनरली ये इशू हमेशा आएगा। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में क्यों आता है? क्योंकि नेटवर्क प्रोग्रामिंग के आपने मान लीजिए एक TCP प्रोग्रामिंग की, या आप कोई वीडियो चैट प्रोग्राम, ऑडियो चैट प्रोग्राम या रेगुलर चैट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डेटा भेजते रहते हैं। अगर आप डेटा भेजेंगे तो आपको प्रॉब्लम जाने के पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप डेटा भेजते हैं तो उनका हर प्रोटोकॉल का, कोई भी आप नेटवर्किंग प्रोटोकॉल लेंगे ना, उनका एक हेडर होता है, और हेडर में आपको बहुत सारे मल्टीबाइट सीक्वेंस मिलते हैं, मतलब इंटीजर डेटा, लॉन्ग डेटा, या बड़े बड़े डेटा के चंक्स होते हैं, आपको भेजने रहते हैं। अगर वो बाइट्स हैं, जैसे कैरेक्टर एरे बोलते हैं, अगर बाइट बाय बाइट आप भेज रहे हैं या 10 बाइट भेज रहे हैं इंडिविजुअली बाइट, तो हमको उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। प्रॉब्लम तब जाता है जब हम इंटीजर या शॉर्ट या लॉन्ग भेजते हैं, क्योंकि वो 1 बाइट से ज़्यादा है और वो दोनों को मिला करके 1 यूनिट बनता है। अगर आपको इंटीजर भेजना है तो आपको 4 यूनिट भेजना है, मतलब 4 बाइट भेजना है, क्योंकि 4 बाइट को हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से भेजेंगे वहाँ और ज्वाइन करेंगे, तब वो इंटीजर वापस हमें मिलेगा। तो जब भी कोई 1 से ज़्यादा बाइट वाला सीक्वेंस भेजते हैं तो हमें इश्यू आता है। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स रहते हैं ना, सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस भी हैं, मतलब जनरली क्या होता है कि इसके सॉल्यूशन रहते हैं, मतलब लाइनक्स प्लेटफॉर्म का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो नेटवर्क में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, जैसे लाइव कोडिंग करने का, तो लाइव कोडिंग में हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम सपोज एक फाइल ट्रांसफ़र का कोड लिख रहे हैं, है ना। फाइल ट्रांसफ़र का कोड का मतलब ये हुआ कि हमें एक फ़ाइल अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। तो मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल है ये, पूरा कोडिंग नहीं रहेगा, मान लीजिए 1 गीगाबाइट फाइल है, आप उसको भेजेंगे प्रोग्रामिंग करके पॉइंट ए से पॉइंट बी, सो कंप्यूटर ए से आपको कंप्यूटर बी में भेजना है ना। सो जब भेजते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना बाइट हमने भेजा, अभी कितना सीक्वेंस है। आप एक साथ 1 GB नहीं भेज सकते, हो सकता है आप छोटे छोटे टुकड़ों में भेजेंगे, हो सकता है आप बोलेंगे कि ठीक है मैं इसको 1 किलोबाइट के टुकड़ों में भेजता हूँ, मैं इसको 1 GB का डेटा है 1 किलोबाइट, सो मेरे को बहुत सीक्वेंस में भेजना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 2। सो जब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं तो एक कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए सैन फाउंड्री फाइल ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर, ओके, फाइल ट्रांसफ़र TFR स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि हमको मेंटेन करना पड़ेगा कि क्या भेज रहे हैं, क्या सीक्वेंस। अभी हमने सीक्वेंस नंबर 1 भेजा पॉइंट ए से पॉइंट बी में,
उसके बाद सीक्वेंस नंबर 2 भेजा, सीक्वेंस नंबर 3, सीक्वेंस नंबर 100। सो ये जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। तो सीक्वेंस नंबर जनरली एक समझ लीजिए इंटीजर होगा, वो सीक्वेंस नंबर होगा। ऐसे करके आप डेटा भी भेजेंगे तो आपका जो डेटा का साइज होता है, सो आपको डेटा कितना भेजे हैं, कितना साइज भेजे हैं, तो वही आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है वो साइज भी मतलब आपका इंटीजर हो। सो जनरली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, और स्पेशली नेटवर्किंग केस में क्या हो जाता है कि आप डेटा भी भेजेंगे तो यहाँ पे आपका कोई कैरेक्टर एरे होगा, वो भी आप डालेंगे। मान लीजिए आपने 1 किलोबाइट 1024, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही भेजना है और एरे ही भेजना हो, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र का। तो जब नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इंटीजर, सीक्वेंस नंबर, साइज और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, वो सबको भेजना पड़ेगा। जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी भेजेंगे, अगर ये लिटिल एंडियन सिस्टम से भेज रहे हैं तो आपको मालूम है इंटीजर 4 बाइट है, हमारे कंप्यूटर में वो अलग ढंग से मेमोरी में होगा। लेकिन जब दूसरे सिस्टम में जाएगा, हमको ये नहीं मालूम कि वो लिटिल एंडियन सिस्टम है कि बिग एंडियन है। अगर वो बिग एंडियन है तो इश्यूज हो सकता है अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो जनरली नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए प्लेटफॉर्म, चाहे वो लाइनक्स हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, सब जगह सॉल्यूशंस रहते हैं, है ना। सो मैं उसी सॉल्यूशंस की बात कर रहा था, सॉल्यूशंस इन लाइनक्स प्लेटफॉर्म, है ना। होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट, होस्ट टू नेटवर्क लॉन्ग, नेटवर्क टू होस्ट शॉर्ट एंड नेटवर्क टू होस्ट लॉन्ग। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इस प्रकार का डेटा को भेजते हैं, किस प्रकार का डेटा, ये इंटीजर डेटा जो दिख रहा है आपको, तो आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर आप मैन पेज देखेंगे, नेटवर्क टू शॉर्ट, नेटवर्क टू शॉर्ट। तो हम अब मैन पेज देखते हैं, होस्ट टू नेटवर्क। तो आप देखेंगे कि होस्ट टू नेटवर्क, सो बेसिकली ये जो APIs हैं, ये जो कॉल्स हैं, लाइब्रेरी कॉल्स हैं, ये क्या करते हैं कि हमारा जो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेटवर्क बाइट ऑर्डर में। अब नेटवर्क बाइट ऑर्डर क्या होता है, जनरली जब हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो हमारा डेटा होता है मल्टी बाइट डेटा, जैसे इंटीजर हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, इसको हमको कन्वर्ट करना है नेटवर्क ऑर्डर में। तो नेटवर्क ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम हमारे डेटा को या तो ये वाला API यूज़ करेंगे या ये वाला API यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग डेटा है। लॉन्ग मतलब इंटीजर के रूप में यूज़ होता है, रियल लॉन्ग सी प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, ये इंटीजर है, ठीक है। आप देख रहे हैं अनसाइंड 32, अनसाइंड 32, ओके। और जब आप डेटा को भेज दिए हैं, जब आप रिसीव करते हैं, आपके पास रिस्पॉन्स आता है, आप किसी नेटवर्क प्रोग्रामिंग में नेटवर्क से आपके पास रिस्पॉन्स आया, तो आप क्या करेंगे, आप उस रिस्पॉन्स को भी कन्वर्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन मतलब नेटवर्क टू होस्ट ऑर्डर। सो नेटवर्क से होस्ट हमारे सिस्टम में आ गया, तो हमारा सिस्टम चाहे वो लिटिल एंडियन हो चाहे बिग एंडियन हो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। हम इस API को यूज़ करके हमारे जो होस्ट हमारा ऑर्डर है उसमें हम उसको ऑटोमेटिकली सेव कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। सो जनरली क्या होता है कि प्लेटफॉर्म्स में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लाइनक्स प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दिया है ना। सो लाइनक्स प्लेटफॉर्म में आप आसानी से इसको कोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, आप देख रहे हैं लाइनक्स कर्नल, TCP हेडर। अब मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ नेटवर्किंग का, क्योंकि उसको समझना आसान रहता है बहुत सारे लोगों के लिए। और अब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप देखिए कि TCP या IP या इनके जो हेडर्स होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो आप TCP हेडर देख रहे हैं इस एग्जांपल में, जो आपको दिखाई देगा कि 20 बाइट्स हेडर है, ठीक है। तो जनरली कोई भी नेटवर्क प्रोटोकॉल हो तो उसका एक हेडर होता है, क्योंकि उससे हम मेंटेन करते हैं स्टेट ऑफ द कनेक्शन के स्टेट को, या उस प्रोटोकॉल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको रखते हैं तो उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, तो इसलिए हमेशा हेडर हमेशा होता है। अब TCP हेडर का एग्जांपल फिर से देखते हैं। क्या वो TCP हेडर जब हम डेटा को भेजते हैं, क्या वो लिटिल एंडियन या स्मॉल एंडियन, बिग एंडियन सिस्टम, सॉरी बिग एंडियन या लिटिल एंडियन सिस्टम को ऑनर करता है? क्या वो रियली जानता है और उसके अनुसार उसका डेटा स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं कि नहीं? तो चलिए चलते हैं हम प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे हम कोड देखेंगे। तो हम कर्नल का सोर्स कोड देखेंगे एज एग्जांपल के रूप में। कर्नल के सोर्स कोड में हम TCP हेडर को देखते हैं। सो ये रहा TCP का हेडर, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि अगर लिटिल एंडियन सिस्टम है तो ये तो बिटफील्ड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये बता रहे हैं लिटिल एंडियन सिस्टम है तो बिटफील्ड का सीक्वेंस कुछ अलग होता है।
आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये सीक्वेंस क्या है, ठीक है। आप देखेंगे लिटिल एंडियन है तो ये एक सीक्वेंस है, और अगर ये बिग एंडियन है तो सीक्वेंस एकदम उल्टा है, आपको उल्टा दिखाई देगा, ऑलमोस्ट उल्टा टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो बाइट होता है मेमोरी लोकेशन काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लिटिल एंडियन में काम कर रहे हैं या बिग एंडियन में काम कर रहे हैं तो लिटिल वर्सेस बिग एंडियन थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे टाइप डेव्स भी दिखाई देंगे, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टाइप डेव के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। सो ये बिग एंडियन 16 बिट, बिग एंडियन 16 एंड 32। तो इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, तो ये भी सब बिग एंडियन ऑर्डर में हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जो TCP हेडर है, जो कि जनरली एक बहुत पॉपुलर हेडर होता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, तो इस हेडर में भी जब कोडिंग करते हैं तो ध्यान दिया जाता है बिग एंडियन और लिटिल एंडियन सिस्टम का। तो चलिए वापस आते हैं और हम आगे पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे लिटिल एंडियन और बिग एंडियन के लिए तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के द्वारा, तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि लिटिल एंडियन और बिग एंडियन जो अभी एग्जाम्पल था वो रियली सही में कंप्यूटर वैसा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं करता है और क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, एक सिंपल प्रोग्राम है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और दूसरा प्रोग्राम जो डेमो दिख रहा है आपको वो हमें थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो यूनियन और एनडीएनएस के इश्यूज़ में हम देखेंगे कि कुछ मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए पहला प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच, एकदम बिगनिंग से कोड करेंगे। तो बिगनिंग से जब कोड करते हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी कोड करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग कोशिश करेंगे सैन फाउंड्री, लिटिल एंडियन, बिग एंडियन के बारे में कोड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। जनरली कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा एक ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्टली अपना हेडर फाइल्स और जो मेन फंक्शन है उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखिए, है ना। अब हम वही एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, इंटीजर x, और उसका वैल्यू भी ऑलरेडी दिया हुआ था, आप देख होंगे AA, BB, CC, DD। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमको समझ में आता है, ठीक है। जो A होता है ये हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और DD हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो इसके बेसिस में हम आसानी से समझ सकते हैं कि मेमोरी में किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो अब लिटिल एंडियन और बिग एंडियन सिस्टम, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। सो सबसे पहले इसको हम बस प्रिंटफ यूज़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे क्या एड्रेस है और क्या क्या हम उसको देख सकते हैं। तो एक प्रिंटफ करते हैं। प्रिंटफ में क्या डालेंगे, x इक्वल टू %। हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो %x यूज़ करेंगे, वो बेटर रहता है, %x। और x, तो ये कोडिंग हो गया, तो इससे हमें इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब आपको एड्रेस ऑफ x भी डालना है ना। तो आप क्योंकि हम एड्रेस ऑफ x भी डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि x का एड्रेस है क्या, एड्रेस ऑफ x, क्योंकि ये मेमोरी में रहेगा, मेमोरी में 4 बाइट रहेगा, तो जो x का एड्रेस है और वहाँ पर क्या है वो हमें उससे समझ में आ जाता है। तो देखिएगा एड्रेस ऑफ x जो है मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली प्रोग्रामिंग में एड्रेस ऑफ x %p एंड एम्परसेंट ऑफ x। तो ये दो चीज़ जब आप कोड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो कंपाइल कर रहे हैं और कोड करते हैं। तो हमारा डेटा तो ऑलरेडी A, BB, CC, DD है और इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, मतलब ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा लोकेशन, लास्ट का आप ध्यान दीजिएगा 44। सो बाइट लोकेशन 44 और बाकी उसके बहुत बड़ा एड्रेस है, तो हम खाली लास्ट का देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 4 बाइट्स ऑफ डेटा रहेगा, 4 बाइट्स। अब आप इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा बाइट क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 बाइट है, ठीक है। अब लिटिल एंडियन सिस्टम में क्या होता है, जो लोएस्ट बाइट होता है, इसमें लोएस्ट वाला कौन सा होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट DD है। जो DD होता है वो लोएस्ट एड्रेस में रहेगा। LLL आपको मैंने बताया था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट LLL मतलब लिटिल एंडियन सिस्टम में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोएस्ट एड्रेस पे रहेगा। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको पॉइंटर के बारे में बताया नहीं, ऐसा मान लीजिए कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है।
तो पॉइंटर को हम इस मेमोरी के बिगनिंग में पॉइंट करा देंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, p इक्वल्स टू कैरेक्टर पॉइंटर एड्रेस ऑफ x। तो हमने क्या किया है अभी, एक मिनट, हाँ, हमने क्या किया है, एड्रेस ऑफ x लिया जो कि इंटीजर का एड्रेस है, लेकिन उसको टाइप कास्ट कर दिया है, कैरेक्टर पॉइंटर बना दिया है। तो वो एड्रेस है कैरेक्टर पॉइंटर है, मतलब जो p है वो अभी मेमोरी में जो 4 बाइट मेमोरी था इसका, उसके बिगनिंग में, स्टार्टिंग में है, ठीक है। और हम उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपको p दिख रहा है ना, तो इसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो हम करते हैं p प्रिंट, तो ये पहला बाइट प्रिंट करेगा, है ना, फर्स्ट बाइट, क्योंकि उस मेमोरी लोएस्ट एड्रेस, फर्स्ट बाइट बोल दीजिए या लोएस्ट मेमोरी एड्रेस हो, 4 बाइट का जो है 4 ठोक रहता है उसमें लोएस्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट बाइट आप देखेंगे तो उसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको सपोज इसको डाल देते हैं %x ही डाल देते हैं ताकि हेक्साडेसिमल आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हमें ये p है तो इसका वैल्यू जनरली %p होना चाहिए, जैसे आपको आइडिया है ना। तो %p हो गया, और इसको हम एक अनसाइंड कैरेक्टर बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम इसको किसी भी रूप में डालने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली कैरेक्टर है तो इसको बस अनसाइंड लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें वो एग्जैक्ट बाइट मिल जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके इसको कोडिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि dd। सो मैंने जो आपको बताया था, ये dd क्या है, dd आप देखेंगे हमारे इसमें dd क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और ये लोएस्ट एड्रेस में है। तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम क्या हो सकता है। सो हम लिटिल एंडियन सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारा सिस्टम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बेसिकली लिटिल एंडियन सिस्टम है। सो ये हमारा इंटेल आर्किटेक्चर है। अगर आप देखेंगे तो मॉडल नेम इंटेल आर्किटेक्चर है, ठीक है। सो इंटेल आर्किटेक्चर में LLL का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आप ऐसा करते जाते हैं तो हमने कैरेक्टर हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट बाइट जाएंगे, फिर नेक्स्ट बाइट जाएंगे, फिर नेक्स्ट बाइट, तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट बाइट, ठीक है, क्या क्या है। सो हम इसको अब प्रिंट कर सकते हैं बार बार। सो सेकेंड बाइट भी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, है ना। तो हमको इंडिविजुअल बाइट्स को प्रिंट करना है। $p हो गया हमारा, तो हम अभी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले बाइट में है। तो अभी हम कोड के ऑप्टिमाइजेशन को ना देख करके सिंपली क्या करेंगे, p++ कर देंगे। जो पॉइंटर है ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना। तो पॉइंटर आगे बढ़ते जाएगा तो हमें इंडिविजुअली सारे पता चलते जाएंगे। तो आप इसको कंपाइल कीजिए, a.out लाइए, तो आपको दिखाई देगा ये उल्टे ऑर्डर में आ रहा है। एक्चुअल डेटा आपका dd, फिर cc, bb, a। सो पहला बाइट में ये है, फिर ये है, ये है। सो लिटिल एंडियन सिस्टम में लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट लोएस्ट एड्रेस में रहता है। ये हमारे से प्रूव भी हो गया हमारे सिस्टम में। अगर आपके पास बिग एंडियन सिस्टम है तो आप उसको ट्राई करके देखिएगा। सो हमने क्या किया, इस पूरे लाइव कोडिंग में हमने कोशिश की है मेमोरी को, लेआउट को जानने की। किस तरह से जाना है, हमने कोड के द्वारा जाना है। हमने क्या जाना है, हमने ये जाना है कि ये जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, वो किस तरह से वैलिडेट हो रहा है, प्रूव हो रहा है ना, प्रूव हो रहा है। क्योंकि हमने बोला था कि dd cc bb a इस फॉर्म में रहेगा, जो पहले इस फॉर्म में था, बाद में हमने इसको उल्टा किया था बिग एंडियन सिस्टम के लिए। ओरिजिनली ये a bb cc dd था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग कोड जो मैंने कहा था, ट्रिकी कोड रहेगा यूनियर और एंडियनएस। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेमोरी के अंदर कुछ मैनिपुलेशंस होगा इस एग्जांपल में, जिससे हमें ये लगेगा कि या तो हमारा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं है या सिस्टम करेक्ट नहीं है। अगर दोनों करेक्ट है तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो एक ट्रिकी कोड करते हैं यूनियन और एंडियनएस को लेकर के, ठीक है। तो चलिए ये कोडिंग फिर से स्क्रैच से करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एकदम शुरुआत से करते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसको एक यूनियन बनाएंगे। एक यूनियन बनाने से कुछ ट्रिकीनेस भी आता है ना। सो टारगेट यहाँ पर ये रहेगा कि थोड़ा ट्रिकी कोड किया जाए। ट्रिकी कोड में हमको बेनिफिट ये मिलेगा कि हम उसको ज़्यादा समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यूनियन बनाना है। तो आप यूनियन ले लीजिए, यूनियन सैन फाउंड्री यूनियन SFU। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक यूनियन को आपके सामने, ठीक है। इस यूनियन में ऐसा करेंगे कि हम कुछ ऐसा डेटा लेते हैं जिससे हमें मतलब आसानी रहता है। एक शॉर्ट डाल देते हैं, शॉर्ट इंटीजर, उसको हम लिख देते हैं वैल्यू, और एक कैरेक्टर ले लेते हैं, चलिए CH,
है ना, और हमने यूनियन डिफाइन कर दिया, यूनियन सैन फाउंड्री यूनियन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आप यूनियन जो लिखे हैं उसको एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं, उसको बोलते हैं सपोज यू। तो आप देखिएगा मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया है और यू डॉट वैल जो है उसको क्या लिखा है, इसको हम कुछ डिटेल दे सकते हैं, जैसे 257 दे देते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं 258 से। उसके तुरंत बाद हमने यूनियन डॉट CHV कुछ मॉडिफाई किया और उसको दे दिया सपोज 1, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रिंटअप देंगे, तो ये मैं ट्रिकी कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव कोड है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये लाइव कोड है। तो उस केस में जो अपना वैल था, वैल्यू वैल इक्वल टू %d लिख देते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू यू डॉट वैल डाल देते हैं। तो आप देखिएगा ये कोड क्या प्रिंट करना चाहिए, हम इसको अभी असाइनमेंट किए हैं तो ये 258 प्रिंट करना चाहिए। अब फिर से प्रिंट कर रहे हैं तो क्या ये 258 प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमको समझना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो हमने मॉडिफाई किया। तो यूनियन आपको मालूम है कि जब मॉडिफाई करते हैं तो कॉमन मेमोरी एरिया मॉडिफाई होता है। यूनियन में कॉमन मॉडिफाई होता है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि लास्ट ऑपरेशन क्या किया है। ये हमने लास्ट किया था, इसका वैल्यू सही आएगा, ये हमने लास्ट किया, इसका वैल्यू सही नहीं आना चाहिए मॉडिफिकेशन के बाद। तो क्या ये सही है या नहीं, ये हमको जानना है, ठीक है। तो अब कंपाइल करते हैं इस कोड को और रन कर रहे हैं। तो रन किए तो रन करने से पहले 258 आया, रन करने के बाद 257 आया। तो हमने मेमोरी को मैनिपुलेट किया है इस केस में। कुछ लोग बोलते हैं गार्बेज आएगा, गार्बेज तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा। तो अगर आप मेमोरी में इसको स्टोर कर सकते हैं 258 को, आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो लोग बाग बोलते हैं गार्बेज आएगा, ठीक है, लेकिन चलिए मैं उसके ट्रिकी कोड बना देता हूँ। अब उसको मैं लिखता हूँ 257, ध्यान रखिएगा मैंने 257 स्टार्टिंग में लिखा और फिर 1 लिखा और दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को प्रिंट करूँगा, कंपाइल कर रहा हूँ, तो आपका 257 ओरिजिनल वैल्यू था। अब मॉडिफाई करने के बाद भी हमने मॉडिफाई किया था CH को, उसके बाद ही 257 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं तो कुछ मिस्टेक है या कुछ मिस्टेक नहीं है ना। तो लोग बाग बोलते हैं गार्बेज आएगा, लेकिन रन किए तो वही 257 आया। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूनियन के बारे में तो बोला जाता है जो लास्ट वाला जो फील्ड मॉडिफाई होता है वही वैलिड होता है, बाकी वैलिड नहीं होता है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली कैसे वर्कआउट हो रहा है ये। अगर आप इसको समझ सकते हैं मेमोरी में, तो आप रियली में समझ गए हैं कि ये कोई इश्यू नहीं है। मेमोरी में जिस तरह से लिखा गया वैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक मेमोरी डायग्राम बनाता हूँ मैं, पहले 258 का बनाऊंगा फिर 257 का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैनिपुलेशन हुआ है वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम एक बनाते हैं यूनियन। इस यूनियन में आप देखिएगा शॉर्ट खाली 2 बाइट्स, शॉर्ट का 2 बाइट्स होता है और कैरेक्टर का 1 बाइट होता है। तो टोटल मेमोरी यूनियन के लिए 2 बाइट होगा। टोटल मेमोरी अगर 2 बाइट होता है तो हम मैनिपुलेट करते हैं 257 को, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं जिससे हमें आसानी होगी इसको समझने के लिए। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि 250 जो अपना 258 है, तो यूनियन जो था हमारा उसमें वैल हमने 258 लिखा था। 258 को अगर आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखेंगे तो वह हेक्साडेसिमल 0102 ये होता है, ये बाइनरी नहीं है, ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। 102 बोलते हैं बेसिकली, 102 ये 102 है। मैं 0102 लिखा हूँ क्योंकि क्या है कि ये जब हम इसको मेमोरी में डालेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। सो आप देखिएगा कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये जो पूरा चीज़ जो हम बता रहे हैं ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन है, इसका टोटल मेमोरी एरिया आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में खाली 2 ही बाइट है। क्यों 2 बाइट है? क्योंकि यूनियन में शॉर्ट था और कैरेक्टर था, तो शॉर्ट मतलब 2 बाइट्स हो गया, ठीक है। अब ये अपना लोअर मेमोरी हो गया, ये हायर मेमोरी हो गया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और यूनियन में आप देखेंगे हमने एक वैल लिखा था, वैल पूरा जो वैल्यू है यू डॉट वैल वो 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक यू डॉट CH था, CH वो लोअर बाइट को रिप्रेजेंट करेगा, इतना एरिया को। और जो दूसरा वाला ये अपना हो गया वैल VAL, और ये हो गया अपना CH, है ना। सो आप देखिए
किस तरह से मैनिपुलेशन काम करेगा, है ना। तो हमने जो लिखा था 2 स्टेप लिखा था, u डॉट सी एच इक्वल टू 1। तो अब डायग्राम, मेमोरी डायग्राम में जाते हैं। मेमोरी डायग्राम में जा कर के आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ ये तो सही है, और हम किस तरह से इसको कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। सो जो पहला स्टेप, लिटिल एंड, मेरा कंप्यूटर क्या है, लिटिल एंडियन सिस्टम है। यहाँ पे 0 to 01 है, 0 to लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है तो उसका आप 0 to यहाँ लिख दीजिएगा, सिंपल। और 01 मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है तो यहाँ लिख दीजिएगा। सो जब हम पहला असाइनमेंट किए हैं तो 258 में 02 यहाँ आया, 01 यहाँ आया। अब आप ध्यान से देखिए, जो सेकेंड असाइनमेंट करेंगे u डॉट सी एच क्या है, ये वाला मेमोरी लोकेशन है, तो ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये मॉडिफाई करके हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 01। सो अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली आज जब इसको देखते हैं तो मेमोरी में क्या लिखा है, 01 और 01। तो जब हम उसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे वापस मेमोरी से, जब इसको वापस हम अपने कंप्यूटर में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये जो मेमोरी लोकेशन पहले क्या था, 01 02 हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं जी, पहले क्या था 01 और 02 था। अब ये क्या हो गया, ये हेक्साडेसिमल 0101 हो गया, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नहीं, ठीक है। 0101 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या 101 हेक्साडेसिमल को 0 में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 257। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको मैं मैनिपुलेट करता हूँ, अगर मेरा ओरिजिनल वैल्यू 257 था, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल क्या था, हमने जो नेक्स्ट टाइम मैंने मॉडिफाई किया था तो ये था 257। 257 मेमोरी में क्या होगा, अभी आपने देखा है ये 101 ही है ना, तो 0 हेक्साडेसिमल 0101 जो 101 ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, u डॉट सी एच इक्वल टू 1। अगर इस डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से यहाँ पर, अगर मान लीजिए सेम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिएगा वो वही मेमोरी लोकेशन है। सबसे पहले आप इसको देखिएगा, u डॉट वेल, तो ये क्या है 0101 है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, तो दोनों सेम है। यहाँ 01 था, यहाँ 01 था, ये इस समय में, सॉरी इस समय में, है ना। अब u डॉट सी एच की है, तो सी एच क्या है, ये वाला बाइट, मतलब ये वाला बाइट था, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको हम मॉडिफाई करके 01 ही तो लिख रहे हैं, मतलब 1 लिख रहे हैं, 1 मतलब 01। सो मॉडिफाई करने के बाद भी ये फाइनली क्या हुआ, 01 ही हुआ। सो जो ओरिजिनल वैल्यू आपका है, ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू जब आप इसको रियली में प्रिंट करते हैं तो 257 और 257 ही दिखाएगा, और इस केस में 258 और 257 दिखाया। सो ये खाली जो मेमोरी है उसको किस तरह से हम बदल रहे हैं, मतलब उसी का हेर फेर है। अगर आप मेमोरी को समझ जाते हैं, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और कोई भी सीरियस प्रोग्रामर होता है, सी प्रोग्रामर जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेमोरी में जिस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है। अगर वो समझ गए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिकी कोड था, अगर आपको समझ में आ गया था पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको काफ़ी आइडिया है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो अब समझ में, अब ये लगता है कि आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास, एनडीएनएस के क्लास के लिए इतना ही रहेगा। मैं आपसे फिर किसी दूसरे टॉपिक में फिर से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।